हाय एवरीवन, दिस इज अर्पित सिंह। वेलकम टू योर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 22 और 23 डेट के करंट अफेयर। उसके साथ पहले आपको ये बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स हैं ये सभी एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स को कवर किया जाता है, साथ ही साथ पीआईबी को भी रेफर किया जाता है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए बेहतर करंट अफेयर्स लेकर आएँ। पहला करंट अफेयर देखिए, आईआईटी मद्रास के बारे में है, जो कि रिसेंटली पहला इंटरनेशनल अपना सेंटर खोलने वाला है दुबई में। और ये एक रिसर्च और इनोवेशन के रिगार्डिंग सेंटर होने वाला है। अगर आप बोलोगे कि पहली बार ऐसा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले आईआईटी दिल्ली जो है वो मिडल ईस्ट में सबसे पहले अपना सेंटर खोल चुका है। साथ ही साथ इसका जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, डेटा साइंस के ऊपर, रोबोटिक्स, सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर, जो कि मेन कोर फोकस होगा, राइट। और ये एक पार्टनरशिप के थ्रू हो रहा है, जो कि इन बिटवीन इंडिया और दुबई के बीच में हुई है। और साथ ही साथ इससे काफ़ी चीज़ें सही होंगी, यानी कि जो हमारे आईआईटीज़ हैं उनको वर्ल्ड रैंकिंग में भी शामिल किया जाएगा। और डेफिनेटली आप सभी जानते होंगे कि आईआईटी मद्रास जो है उसकी एक अलग ही वैल्यू है। यानी कि जब टॉप 1000 जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फिर रिसर्च सेंटर्स होते हैं, उनकी जब रैंकिंग आती है साल में, तो उसमें आईआईटी मद्रास का नंबर सबसे ऊपर आता है, राइट। और एक और चीज़ याद रखना कि आईआईटी खड़गपुर जो है वो हमने मलेशिया में ओपन किया है। उसका जो ओवरसीज कैंपस है होने वाला है, राइट। उसके साथ ही जो एमआईटी यूनिवर्सिटी है, इन्होंने भी अपने कैंपसेस शुरू किए हैं उज़्बेकिस्तान, मॉरिशस, कीनिया में, नैरोबी में। साथ ही साथ जो मणिपाल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी दुबई, मलक्का और मलेशिया तीनों जगह अपने कैंपसेस जो हैं वो एक्टिवेट कर दिए हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखो कि नेशनल फोरेंसिक एंड साइंस यूनिवर्सिटी को भी सेटअप किया गया है युगांडा में। ये पहला कैंपस है इनका। अगली न्यूज़ जो है वो है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है एस गोपालकृष्णन, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हो। और इनको ये कार्यकाल दे दिया गया है। अक्टूबर 31 से ये स्टार्ट हो जाएगा। 1991 के आईएएस ऑफिसर हैं। और एक और चीज़ देखो कि यूपीएससी और एसएससी दो ऐसी संस्थाएं हैं जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वहीं पर रिसेंटली आपने को पता होगा कि प्रीति सुदान जो है वो यूपीएससी की नई चेयरमैन बनी है, राइट। जस्ट एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें बता रहा हूँ, याद रखना। अगली न्यूज़ जो है ये है हरियाणा के बारे में, जो कि पहली ऐसी स्टेट बन चुकी है जो कि इम्प्लीमेंट करेगी दलित सब कोटास। अच्छा, हरियाणा ने एक और चीज़ रिसेंटली की है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो इलाज है वो मुफ्त कर दिया है। इसके बारे में नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा। अभी ये सुन लो कि शेड्यूल कास्ट को भी इन्होंने सब ग्रुप कर दिया है, यानी कि डिवाइड कर दिया है। डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट और अदर शेड्यूल कास्ट। जैसे कि जो हर ग्रुप होगा वो 50%, समझो कि जो शेड्यूल कास्ट का टोटल 20% है वो कोटा सिग्निफाई करेगा और इनको रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी के लिए एससी कम्युनिटी को डिवीजन करनी, ये समझो कि एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, वर्डिक्ट आया था 2023 में, जिसने चेन्नैया का जो जजमेंट थी चेन्नैया केस की, वो ओवरटर्न कर दी थी। और उसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी कहा कि ये सब ग्रुपिंग होनी बहुत ज़रूरी है। इस डिसीजन के चलते इन्होंने जैसे कि वेरियस जो कास्ट हैं उनको डिवाइड कर दिया है, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है रेलवे। रेलवे ने अपना जो एक समझो कि एक पीरियड होता है इनका, जिसको बोलते हैं एडवांस रिजर्वेशन पीरियड, इसको कम कर दिया है। पहले 120 दिन का होता था, अभी 60 दिन का हो चुका है। द रीज़न बीइंग, इनको लगता है कि 20% जो रिजर्वेशन है वो समझो कि 61 और 120 डेज के पीरियड में कैंसिल हो जाती है। और रेस्ट जो 5% होती है वो कैंसिल होती भी है, नहीं भी है, जिसकी वजह से जो जेन्युइन पैसेंजर्स हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दैट इज़ द रीज़न कि रेलवे ने एआरपी यानी कि एडवांस्ड रिजर्वेशन पीरियड जो है उसकी जो मेयाद, जो मिति है वो कम कर दी है। यानी कि अभी पहले अगर वो चीज़ 6 महीने चलती थी, अभी के लिए वो चीज़ 3 महीने में सॉल्व कर दी जाएगी। और रिजर्वेशन की वजह से आपकी जो टिकट्स हैं वो भी आप इजीली अवेलेबल हो पाएंगी।
और जेन्युइन पैसेंजर्स को भी सही प्रावधान मिल पाएगा, राइट। अगली न्यूज़ जो है वो स्पोर्ट्स न्यूज़ है, जो कि टेनिस के रिगार्डिंग है। देखो, अर्जुन कड़े और ऋत्विक बोलीपली, ये दोनों की जोड़ी ने एटीपी टूर टाइटल जीत लिया है। एलमेटी ओपन 2024 का ये टाइटल है और इन्होंने हराया है कोलंबिया के निकोलस बेरियंटोस और तुनिशिया के सिकंदर मंसूरी को फाइनल में। और ये पहले भी चैलेंजर्स टाइटल जो है लास्ट ईयर इटली में जो हो रहा था वो जीत चुके हैं। हालांकि ये जो मैच था वो काफ़ी नेक टू नेक रहा, 1 आवर 41 मिनट्स लास्ट किया। और ये जो मैच खेला जा रहा था, ये खेला जा रहा था हार्ड कोर्ट के ऊपर। और 4 जो टेनिस के टाइटल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए देखो कि साइक्लोन डैना जो है वो ओडिशा और वेस्ट बंगाल को हिट करने वाला है बाय 24 अक्टूबर दिस ईयर। अभी यानी कि अभी आज कल में ही ये चीज़ हो पाएगी। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसके लिए वार्निंग वगैरह इशू कर दी है कि बे ऑफ बंगाल में ये एक इंटेंसिफाई साइक्लोनिक स्टॉर्म आ रही है, जो कि काफ़ी सीवियर होगी, जिसकी जो विंड स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी और आगे चलकर ये बढ़ भी सकती है। अगर ये और तीव्र हुआ 110-120 तक भी पहुंच सकता है। और इसका जो ये नेम है वो किसने दिया? कतर ने दिया। असल में अरबिक में दाना का मतलब होता है जनरोसिटी। और ये जो साइक्लोन डैना है, ये देखो आपने रिसेंटली देखा होगा कि ये 2 महीने पहले साइक्लोन असना भी आया था, जिसका नाम पाकिस्तान ने दिया था और वो भी काफ़ी सीवियर था। ये वैसे ही सीवियर हैं, वैसे ही सीरियस हैं जैसे तितली, बिपारजॉय, निसर्गा, फानी जैसे तूफान ओडिशा में आए हैं, ओडिशा कोस्ट पे, राइट। ई श्राम एक ऐसा गवर्नमेंट ने पोर्टल ओपन कर दिया है जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन माना गया है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वेलफेयर के रिगार्डिंग। और 300 मिलियन, देखो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ जो हैं लोगों को फायदा होगा, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इसके तहत कई जो स्कीम्स हैं वो भी इंक्लूड कर दी गई हैं, जैसे मनरेगा जैसी स्कीम, जहां पर 100 डेज मिलते हैं कार्यकाल के लिए। किसी तरह का कोई भी प्राइवेट वर्क हो वो आप कर सकते हो। और ये जो स्कीम्स हैं, छोटी मोटी स्कीम्स, वो भी इसके अंडर कर दिया गया है, यानी कि अम्ब्रेला स्कीम बना दी गई है, राइट। और जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर 10 ऐसी सेंट्रल स्कीम्स को एक ही छत के नीचे कर दिया गया है। एज जो है वो 16 से जो 59 साल के बीच में होनी चाहिए। और किसी भी आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ टच में नहीं होने चाहिए, यानी कि वहाँ से आपको कोई बेनिफिट ना हो पाए। दैट इज़ द रीज़न कि आप इसका लाभ उठा सकते हैं। सो कम्प्लीटली प्राइवेट अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर्स हैं या फिर जो रोज़मर्रा के काम करते हैं, दुकानदार, रेडी वाले, उनके लिए काफ़ी काम में आएगी। अगली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैं, जिनका नाम है विक्रम देवदत्त, जिनको अभी के लिए स्कूल सेक्रेटरी का चार्ज थमा दिया गया है और ये रिप्लेस करेंगे वीएल कांताराव को। और साथ ही साथ ये बता दूं कि इंडिया की जो पावर डिमांड है वो भी 6 से 7% हर साल बढ़ रही है, जिसकी वजह से इंडिया गवर्नमेंट का प्लान है कि कोल प्रोडक्शन को 1 बिलियन टन के करीब इंक्रीज कर दिया जाएगा, ताकि 80 गीगावाट की बिजली और ऐड की जा सके। क्योंकि हमारी जो पावर की कैपेसिटी है वो भी बढ़ रही है ड्यू टू द पॉपुलेशन, अभी समझ लो। या फिर देखो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर तो हम काम कर ही रहे हैं, बट पावर की जो नीड है वो भी ज़रूरत भी पूरी करनी है, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है जब तक हम कंप्लीटली अपने देश को या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज को डेवलप नहीं कर लेते। सो अगर आप बोलोगे कि इंडिया रिन्यूएबल की तरफ बढ़ रहा है, देखो बढ़ तो रहा है, बट कोल प्रोडक्शन भी हमारे लिए अभी के लिए ज़रूरी है, सडन चेंज नहीं आ सकता। सो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेफिनेटली काम करेगी। साथ ही साथ रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में भी आपको पता होगा कि 500 गीगावाट के करीब बाय 2030 हमारा प्लान है। सो ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगली न्यूज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है असम के बारे में, जिसका नाम है मिशन वसुंधरा 3.0। 3.0 का मतलब ये है कि डेफिनेटली इससे पहले 1 और 2 भी आए होंगे, बिल्कुल आए हैं। और ये किस चीज़ के लिए काम करता है? देखो, इंडिजीनियस लैंड राइट्स के लिए। एक इवेंट रिसेंटली ऑर्गेनाइज करवाया गया था श्रीमंता शंकरादेव कला क्षेत्र में, जो कि गुवाहाटी में है। और इसका जो एम है वो है इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ को फॉर्मल लैंड राइट्स प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इंश्योर करना कि वो जो जगह है वो उनके नाम पर रजिस्टर हो पाए,
क्योंकि देखो मिशन वसुंधरा 1.0 में सरकार ने जब ये स्कीम लेकर आए थे तब इसके इनके पास 8 लाख के करीब एप्लीकेशंस आ चुकी थी 9 महीनों में। और मिशन वसुंधरा 2.0 के तहत इन्होंने 2 लाख से ऊपर लोगों को इंडिजीनियस लैंड राइट्स के जो समझो कि प्रोवाइड कर दिए थे और ग्रांट कर दिए थे। उसके बाद 3 जनरेशन एंसेस्ट्री जो है वो रिक्वायर्ड है इस चीज़ में। अच्छा, किसको नहीं मिलेगा एक्सेप्ट SC ST टी ट्राइब्स या गिरखास जो कि समझो कि सन्स ऑफ सॉइल जिनको रिकग्नाइज किया जाता है, सो उनके लिए नहीं है। 3 जनरेशन एंसेस्ट्री रिक्वायर्ड है बट एक्सेप्ट फॉर SC ST टी ट्राइब और गुरखास, थोड़ा सा याद रख लेना। अगली न्यूज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है केरला का न्यू सिटीजन सेंटिनल ऐप, जिसको बोल देते हैं मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया है जो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर अवेलेबल होगा। इसके तहत क्या होगा कि आप कोई भी सिटीजन अगर किसी ने किसी तरह के समझो कि रूल की उल्लंघना की है, ट्रैफिक रूल की, तो आप उसकी पिक्चर या फिर उसका वीडियो बनाकर पोस्ट कर सकते हैं वहाँ पर। और उसका जो है अगर वहाँ पर कोई भी ऑफिसर हुआ उसने चेक किया कि हाँ ये चालान बनता है तो उसके घर वो चालान पहुँच जाएगा। केरला इन चीज़ों में काफ़ी आगे है और पहले भी केरला ये चीज़ें समझो कि कोई भी नई चीज़ आती है तो उसको इम्प्लीमेंट कर देता है। और ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी भी हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा न्याय की उल्लंघना या फिर ट्रैफिक रूल्स का जो उल्लंघना है वो भारत में ही होती है। और केरला के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि केरला ऐसी तीसरी स्टेट बन चुका है जो कि इम्प्लीमेंट करेगा एम परिवहन को, जो कि एक एप्लीकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की हुई है। उससे पहले 2 और स्टेट्स इसका हिस्सा बन चुकी हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अगली जो न्यूज़ है वो है प्रवासी भारतीय दिवस के ऊपर। 18th प्रवासी भारतीय दिवस जो कि मनाया जाएगा उड़ीसा में भुवनेश्वर में। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। और ये कब स्टार्ट हुआ? पहली बार 2003 में स्टार्ट किया गया और 2015 से हर 2 साल में एक बार इसको मनाया जाता है। मोर देन 5000 के करीब जो डायस्पोरा है वो इसमें हिस्सा लेने वाला है। साथ ही साथ जो प्रीवियस एडिशन था वो इंदौर मध्य प्रदेश में करवाया गया था। इसके तहत कई अवार्ड्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका प्लान है कुछ अनवील करने का। मैं बात कर रहा हूँ प्रवासी भारतीय तीर्थ एक्सप्रेस की, जो कि अनवील की जाएगी। और ये समझो कि ये एक कनेक्टिविटी या फिर एक लिंक बनेगा डायस्पोरा के बीच में, या फिर मैं बोल दूँ कि इंडियन हेरिटेज भारत की धरोहर के बीच में। और ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सो दैट इज़ द रीज़न कि आने वाले समय में ये उड़ीसा में सेलिब्रेट कर दिया जाएगा। और हुरिकेन जो है वो समझो कि जैसे हम साइक्लोन बोल देते हैं भारत में, वैसे जब अटलांटिक ओशियन में कोई ऐसी गतिविधियां होती हैं उसको हुरिकेन बोल दिया जाता है। और ये कॉमन है काफ़ी ज़्यादा अटलांटिक ओशन में, कैरिबियन सी में, गल्फ ऑफ मैक्सिको, पैसिफिक ओशन, US, कैरिबियन और मैक्सिको रीजन में, राइट। हरिकेन की जो स्पीड है वो 74 माइल्स पर आवर की होती है, यानी कि 119 किलोमीटर पर आवर की तो विंड स्पीड ही है। और ये एक वार्म ओशन के ऊपर बनता है। साथ ही साथ क्यूबा का कहना है कि ये जो भी ट्रिगर हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, इसकी वजह से हमें प्रॉपर ढंग से बिजली नहीं मिल पा रही, इसके पीछे का कारण जो है वो USA है, इन्होंने ब्लेम किया है। वेल देखो आपको एक चीज़ बता दूं कि क्यूबा की जो एनर्जी सप्लाई है वो देखो सिर्फ 700 मेगावाट तक है, जबकि वहाँ पर ज़रूरत कितने की है? पीक डिमांड जो है वो 3 गीगावाट तक है। कहाँ पर मेगावाट, कहाँ पर गीगावाट, यानी कि 1 गीगावाट भी उनके पास नहीं है। और USA के काफ़ी ट्रेड एम्बार्गोस भी चल रहे हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और क्यूबा ब्लेम कर रहा है USA को, जो भी वो क्राइसिस अभी सफ़र कर रहे हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिशियंस हैं, वो कहते हैं ऐसा। PM मोदी सेलिब्रेट करने वाले हैं 8th एनिवर्सरी उड़ान स्कीम की, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, जिसको 2016 में लॉन्च कर दिया गया था, ताकि अफोर्डेबल रेट्स पर रीजनल कनेक्टिविटी एयर ट्रेवल के थ्रू प्रोवाइड की जा सके। ओवर 3 लाख फ्लाइट्स जो हेल्प करती हैं 1 करोड़ 44 लाख पैसेंजर्स को हर साल। और ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से समझो कि 86 नए एयरपोर्ट बन चुके हैं, 600 से ज़्यादा जो हैं रूट्स को भी डेवलप कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है कि एयरपोर्ट्स को भी बढ़ाकर 157 के आंकड़े तक लेकर जाना, या फिर 350 400 कर देना बाय 2047।
और साथ ही साथ एयर फेयर का जो कैप है वो भी हमारी गवर्नमेंट ने नियंत्रित किया हुआ है, यानी कि 2500 रुपये 1 घंटे की फ़्लाइट में अगर आप डोमेस्टिकली फ्लाई करते हो तो आपको पे करने होंगे। सो ये थोड़ी सी स्कीम याद रखना, अभी के लिए 8th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। रिसेंटली तमिलनाडु में 16th सेंचुरी की कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस खंगाली गई, यानी कि डिस्कवर की गई। और ये कहाँ पर हुआ? तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो कॉपर इंस्क्रिप्शंस हैं, कहा जाता है कि विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करती हैं। विजयनगर एम्पायर वही था जिसको 1336 में फाउंड किया गया बाय हरिहरा और बुक्का, जिसके जो सबसे महत्वपूर्ण कृष्णदेव रैया जो थे वो रहे हैं, जिन्होंने तेलुगु लिटरेचर या फिर आर्ट जो है इनके टाइम पर काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित रहा। और ये इंसिडेंट हुआ ऐसे था कि हिंदू रिलीजियस और चैरिटेबल एंडोमेंट जो डिपार्टमेंट है उनके ऑफिशियल्स ने जब टेंपल का लॉकर खोला तो उनको 2 कॉपर प्लेट्स जो हैं 2 लीव्स की तरह जुड़ी हुई मिली। और बाद में जब उन्होंने उसको देखा ध्यान से तो उनको एएसआई जो कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने बताया कि ये काफ़ी पुरानी है। अप्रॉक्सीमेटली 1513 में जो है यहाँ पर कुछ एनग्रेविंग की गई है। और इसके लिए यहाँ पर जो एनग्रेविंग है वो है नंदी नागरी स्क्रिप्ट की, जो कि वेरिएंट है नगरी स्क्रिप्ट का, जो कि साउथ इंडिया से बिलोंग करती है। 8th to समझो कि 14th सेंचुरी के बीच में भी रही है। और ये मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो डिटेल बताती हैं, और इसी वजह से ये न्यूज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो आज के करंट अफेयर्स आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। फिर भी किसी प्रकार की भूल होगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमें भी मोटिवेशन चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको डेली की अपडेट्स मिलती रहें जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू वेरी मच। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। बाय बाय।